हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको लेके आपको बता रहे हैं, एग्ज़ाम के एनालिसिस बता रहे हैं जो एग्ज़ाम कौन कौन से आ रहे हैं। तो मैं आपको इसी सिलसिले में आपको आरआरबी एग्ज़ाम का जो 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन एनालिसिस कराऊंगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दे पाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो कौन से क्वेश्चन आए थे, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आया था आपका कि भारत सरकार की उल्लास योजना के तहत 23 जून 2025 को 95% से अधिक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है। देखिए तीसरा राज्य पूछा है इसमें, तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि उल्लास योजना कौन सी है। ठीक है, इस उल्लास योजना का नाम है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है, आप फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, 2022 से 2027 के बीच चलेगी। केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है ये। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि इसमें एक और चीज क्या है, वो ये है कि ये 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है। अधिक आयु, देखिए आपने देखा होगा कि हमेशा स्कीम जो होती है एजुकेशन की बच्चों के लिए चलाई जाती है, लेकिन नहीं, ये 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के अधिक आयु के लोगों के लिए है, वयस्कों के लिए है। और इसी में इस योजना के तहत जो हमने तीसरा राज्य पूछा, तो तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य का सही उत्तर है त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा इसका सही उत्तर है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो पहले और दूसरे राज्यों पर अगर बात करें तो इसका पहले राज्य के रूप में कौन सा आया था? फर्स्ट मिजोरम था, और इसका जो सेकंड था वो गोवा था, और तीसरा थर्ड है त्रिपुरा है, जो इसका राइट आंसर भी है। और अगर बात की जाए चौथा राज्य, तो हिमाचल प्रदेश फोर्थ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश फोर्थ है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, तो लद्दाख फर्स्ट है। ठीक है, लद्दाख फर्स्ट है, ये हमने देखा इस क्वेश्चन में। तो उल्लास योजना के तहत पंजाब शासन त्रिपुरा है। ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आईसीसी अंडर 90 T20 2025 का टीम खिताब किसने जीता। तो देखिए इसका सही आंसर है, ये भारत ने जीता है। ठीक है, इसको भारत ने जीता, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2025। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोजन हुआ था इसका मलेशिया में। आयोजन हुआ था इसका मलेशिया में। और ये इसमें पूछेगा कि भारत ने किसको हराकर जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर इन्होंने जीता था। और इसमें एक और है कि जो भारत की जो मैन ऑफ द मैच रही थी, वो कौन थी? गोंगादी त्रिशा। ये मैन ऑफ द मैच रही थी, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच, इसको प्लेयर ऑफ, ये प्लेयर ऑफ द मैच थी वहां पे, प्लेयर ऑफ द मैच थी। ठीक है, ये भारत की गोंगादी त्रिशा प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, और भारत इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक शॉर्टलिस्ट किया, उसके लेखक कौन थे? जिसे विलियम हिल स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड में शॉर्टलिस्ट किया, इसके उस लेखक कौन थे? देखिए इसके जो लेखक थे, इनका नाम था जो करंट में किताबें हैं उनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखना। तो इसके जो लेखक थे उसका नाम था टिम बिगमोर और फ्रेडी बाइल्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, शैवाल तेजी से बढ़ते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? देखिए होता क्या है कि जब पानी जो नॉर्मल सादा पानी होता है, जब झील होती है, तो जब झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस इसकी मात्रा बढ़ती है, इसका मतलब है कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी है, पोषक तत्व होते हैं यानी पोषक तत्वों की मात्रा
बढ़ती है, ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि शैवाल तेजी से विकसित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शैवालों के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, और शैवाल विकसित होते हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इस घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, और इस घटना को एक और चीज कहता है, एल्गल ब्लूम, इस घटना को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेफ्थलीन के जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला दिखाई देती है, जो अपूर्ण दहन और काले कार्बन की उपस्थिति को दर्शाती है। देखिए नेफ्थलीन क्या होता है, नेफ्थलीन में क्या होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसमें क्या होता है, कार्बन अधिक होता है, और जब कार्बन अधिक होता है तो क्या होगा कि अपूर्ण दहन होगा, यानी अपूर्ण दहन से मतलब है कि अपूर्ण दहन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है वो कालिक, यानी कार्बन के कण पूर्ण तरीके से नहीं जलता, तो बाद में कार्बन के कण बचते हैं, कार्बन के कण दिखते हैं, जो कि जिसे कालिक कहते हैं, और इसके जलने पर जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो पीली धुएंधार उत्पन्न होती है, जिसे काली युक्त ज्वाला कहते हैं। देखो तो आपने घरों में देखा होगा कि हम जो एलपीजी जलाते हैं उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, तो इसको प्राकृतिक गैस के जलने पर, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक गैस के जलने पर कौन सी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो नीली। आपने देखा होगा कि घरों में जब हम जब आप गैस जलाते हैं तो प्राकृतिक गैस एलपीजी होती है उसमें, जो कि सबसे पहले नीली ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आप देख लेना, और इसके साथ ही सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले का कौन सा आदर्श मॉडल बना है। देखिए महाराष्ट्र का कौन सा जिला है, तो सतारा जिला है, तो सतारा जिला कौन से, कराड़ शहर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य जिले में है, तो जिला है सतारा, और उसका शहर का नाम क्या है, कराड़ शहर है, ठीक है। तो याद रखना महाराष्ट्र के सतारा जिले में 100% सुरक्षित, और ये कैसे हुआ है, 100% सुरक्षित प्रबंधन कैसे हुआ है, इन्होंने हाई उच्च तापमान पर जलाने के माध्यम से सुरक्षित निपटान, ठीक है, उच्च तापमान पर जलाने के माध्यम से इसका सुरक्षित निपटान उन्होंने किया है। जिला कौन सा है, सतारा महाराष्ट्र का, और उसमें शहर कौन सा है, कराड़ शहर है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर, तो वो कौन सा आएगा, गोरखपुर, ठीक है। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कौन सा आएगा, गोरखपुर, किसको याद रखना। शतरंज खिलाड़ी डी कुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने दिया है। देखिए डी कुकेश के अलावा जिनने जीता है वो मनु भाकर भी हैं, हरप्रीत सिंह भी है, और प्रवीण कुमार भी है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो किसमें किसने जीता, मनु भाकर ने किसमें जीता है, निशानेबाज, और जो हरमनप्रीत है, इन्होंने किसमें जीता है, हॉकी में, और जो आपके प्रवीण कुमार हैं, इन्होंने किसमें जीता है, पैरा एथलेटिक में। तो आप याद रखना, इनके गेमों को याद रखना, गेम पूछ के मैचिंग करा सकता है, और अभी ये दिया गया है, ठीक है। तो इन्हें राष्ट्रपति भवन में 2024 में 2024 के जो खेल रहे थे, 2025 में मिला था, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में दिया, राष्ट्रपति ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक किस श्रेणी में दिए गए, जिनमें 17 पैरा एथलेटिक्स में। ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे पहले जो दिए गए पैरा खेल में ही दिए गए हैं, ठीक है, पैरा खेल में दिए गए थे। इसमें मतलब क्वेश्चन को डिफाइन करते समय हमने ये जोड़ दिया, इसमें 17 क्वेश्चन में ही दे दिया ये, लेकिन ये पैरा खेल में दिए गए थे सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार। देखिए टोटल कितने दिए गए हैं, 32 प्लस 2, ये दो कौन से हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ठीक है, तो टोटल 34 है, और इसमें से 17 किसको दिए गए हैं, पैरा एथलेटिक को। आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से डीपली पूछ रहे जा रहे हैं, जिसमें कि और घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और अभी तो शुरुआत ही है, आने वाले समय में और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार मानते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया, मतलब किस बच्चे को मातृत्व अवकाश के, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि मातृत्व अवकाश तीसरे, पहले दो बच्चों में तो लागू होता था पर तीसरे में नहीं होता था, तो किस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तीसरे बच्चे को भी मातृत्व अवकाश का संवैधानिक अधिकार है, तो ये निर्णय दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है, और ये कहा है कि अगर तीसरे बच्चे को, ये मतलब तीसरे बच्चे के संदर्भ में कहा है कि संवैधानिक अधिकार है उसका, माता का, ठीक है।
संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है। और ये निर्णय उन्होंने करीब मई 2025 में दिया था। 23 मई 2025 को यह निर्णय आया था। तो अभी तक 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश लागू था, लेकिन अभी आपको पता है अब तीसरे बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लागू हो जाएगा। तो निर्णय किसने दिया था, महत्वपूर्ण है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अभी देखिए, भारत में अल्पकालिक और मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान जारी करना, ऑब्वियस बात है, ये आईएमडी, ठीक है, आईएमडी का है इसमें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है इसमें। और इसमें जो अल्पकालिक है, अल्पकालिक और मध्यम अवधि 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन रहती है, ठीक है। इसके अलावा दीर्घकालिक अवधि के भी देते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दीर्घकालिक अवधि के भी ये आंकड़े देते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक अवधि के आंकड़े भी देते हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए, क्वेश्चन फिजिक्स का है, किसी तरंग की आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। देखिए, इसका सबसे पहले सूत्र सीधे सीधे याद रखिए। इसने क्या पूछा, आवर्तकाल कितना होगा, यानी टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम निकालना है, और एक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, ऐसे याद रखिए, जब आप इसको निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.02 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसमें ये बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, 30 जून 2025 को सिंगाची इंडस्ट्री में फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, ठीक है। सिंगाची इंडस्ट्री में फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, और ये किस जिले में हुई थी। तो देखिए, ये जो सिंगाची इंडस्ट्रीज थी, जो विस्फोट हुआ था, ये आपकी थी संगारेड्डी, ठीक है। संगारेड्डी जिले में हुई थी, और ये तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। देखिए, वो राज्य पूछेगा तो तेलंगाना, और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो संगारेड्डी, और इंडस्ट्री पूछेगा तो क्या है, सिंगाची इंडस्ट्रीज में ये हुआ था। और ये फार्मा फैक्ट्री थी, ये क्या थी, एक फार्मा फैक्ट्री थी, ये फार्मा फैक्ट्री थी जहाँ पे विस्फोट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 वर्ष या उससे अधिक का, उससे कम उम्र की आयु के लेखकों को 22 अनुसूचित भाषाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, ये पुरस्कार दिया जाता है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसमें 22 तो अनुसूचित भाषा है ही, ठीक है, 22 लैंग्वेज तो है ही, प्लस 2 और है। 2 कौन सी है, एक इंग्लिश और प्लस राजस्थानी, इसके लिए दिया जाता है ये। इसमें 22 के साथ साथ 2 लैंग्वेज और भी हैं, और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इसके साथ में इसमें ये 2011 से शुरुआत हुई थी इसकी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2011 से। 35 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों के लिए, 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए। और इसमें 50,000 रुपये की राशि प्लस ताम्रपत्रिका, ताम्रपट्टिका, और एक मतलब सर्टिफिकेट टाइप का एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है, ठीक है। ये सब दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस ऊतकों में, ऊतक के मेसोफिल भाग में होता है। देखिए, मेसोफिल जो मुख्य भाग होता है, वो पैराकोइमा का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है पैराकाइमा। पैराकाइमा का जो मुख्य भाग होता है, मेसोफिल ऊतक। और इसी इसी में पैराकाइमा में क्या होता है, हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण की पैराकाइमा जो होते हैं, इसमें हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से किस ऊतक मेसोफिल भाग में होता है, पैराकाइमा। हरित लवक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी के तहत इसके थोड़े से ऑप्शन को और देख लेते हैं, जैसे जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो होता है वो जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिजों का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम केवल भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, भोजन। और काले काइमा, काले काइमा क्या करता है, ये पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है, यांत्रिक सहारा देता है। इसका प्रकाश संश्लेषण से कोई काम नहीं होता, केवल पौधों को यांत्रिक सहारा देता है कारल काइमा, ठीक है। तो पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, पैरेकाइमा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रियाशील कौन मध्यम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। इसमें पूछा कौन सा मध्यम क्रियाशील तत्व। देखिए, सबसे अभी हम जब पढ़ते हैं इसकी टेबल देखते हैं, कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्शन
सबसे ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ कौन सा है? सबसे ज्यादा तो वो पोटेशियम है। सेकंड नंबर पे कौन सा है रिएक्टिव पदार्थ? तो वो सोडियम है। ठीक है, ये दोनों तो हम याद करते हैं। अब नॉन रिएक्शन की बात करते हैं। नॉन रिएक्शन, सबसे कम नॉन रिएक्शन किसका है? प्लेटिनियम का है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है आपका गोल्ड आता है, फिर आपका सिल्वर आता है। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है मध्यम क्रियाशील तत्व कौन सा है। ठीक है, जब मध्यम क्रियाशील तत्व की बात आ रही है तो इसमें जो आएगा वो आपका आपका आयरन। ठीक है, आयरन इसका मध्यम क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, इसमें पूरी सी पूरी श्रेणी होती है जो पोटेशियम से स्टार्ट होती है, प्लेटिनियम पर खत्म होती है। तो अगर आपको देखना है तो एक आप देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे कम तो हम याद रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसका राइट आंसर आयरन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट का नीला विलयन जिंक मिलाने पर किस रंग में बदल जाता है? ठीक है, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट में जिंक जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में जब जैसे कॉपर सल्फेट का CuSO4 ये कॉपर सल्फेट होता है, जब इसमें जिंक मिलाया जाता है तो ये क्या करता है ना कि कॉपर को पूरी तरीके से अलग कर देता है और बना देता है ZnSO4 प्लस Cu। ये ये कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक मिला और इसने कॉपर को अलग करके ये बना दिया। अब ये कॉपर जो होता है नीले रंग का होता है और ये होता है रंगहीन। तो क्या होता है कि मिलाने पर किस रंग में, तो नीला विलयन जो होता है मिलाने पर नीले से रंगहीन में बदल जाता है, ये रंगहीन होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के अनुसार हिमालय की बर्फ पिघलने पर किस प्रदूषक का प्रभाव अधिक है? तो देखिए, नासा ने जो बताया है कि सबसे पहले जो अगर बर्फ पिघल रही है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका अधिक पड़ता है, किस प्रदूषक का? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन का अधिक प्रभाव है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हमें थोड़ा जीवाश्म ईंधनों से बचना चाहिए। जीवाश्म ईंधन ही इसका सबसे बड़ा उत्सर्जक होते हैं। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन के परमाणु नहीं होता? देखिए, किस कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता अगर इसको देखा जाए तो देखिए, एल्कोहल को देखते हैं सबसे पहले। तो एल्कोहल का क्या सूत्र में निकल के आता है? ROH। ठीक है, तो एक तो ये इसमें ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा कीटोन का देखते हैं, तो कीटोन का क्या निकल के आता है? आर, इसका रासायनिक क्रिया ROOH। ठीक है, इसमें हमारे पास दो ऑक्सीजन आ गए, यानी कि दो ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब कार्बोक्सिक अम्ल आया है। ठीक है, एक मिनट वेट, ये आपका कीटोन का है, नहीं ये कार्बोक्सिक अम्ल का है। कीटोन का मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ। कीटोन का रासायनिक सूत्र होता है RCOR। ठीक है, तो इसमें एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका होता है CrCOOH, तो इसमें आ गए दो ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें दो ऑक्सीजन आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। पर ये आता है एल्केन। इसका राइट आंसर एल्केन होगा, क्योंकि एल्केन को देखो, एल्केन जो मिलता है वो आपको कार्बन कार्बन यानी C+ और हाइड्रोजन H, इससे मिलकर बनता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठीक है सर, 2024 में शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार उनको दिया गया था, और साथ में जे डी गुकेश को भी दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार की पूरी एक लिस्ट है, तो वो आप देख लेना। तो अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था वंतिका अग्रवाल को। ये किससे संबंधित है? ये भी शतरंज से शतरंज से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों भी 19 क्वेश्चन इसमें थे जिसे हमने अभी देखा, और हमने ना केवल इन्हें देखा जबकि इनको थोड़ा सॉल्व करने का भी प्रयास किया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको इस तरीके से और क्वेश्चन कराऊं। देखो, हमने जो उसकी सेकंड शिफ्ट हमने अभी पहले वीडियो हमने सेकंड शिफ्ट का डाल दिया था, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का मुझे तुरंत मिल गया था, तो मैंने जितने क्वेश्चन मुझे मिले मैंने हल्के हल कर दिया। पर मैंने कोशिश की कि बाकी की शिफ्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँ, इसीलिए मैंने इसमें कोशिश की है। देखिए, क्वेश्चन तो आपके इसमें 40 आते हैं, लेकिन मुझे जितने क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, तो मैं लोगों से भी यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप दें, क्योंकि गलत क्वेश्चन तो हम देंगे ही नहीं। वो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता रहे हैं। फिर भी मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको लगभग 19-20 क्वेश्चन के आसपास मिल जाए।
इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो भी दिलाए जाएँ, और साथ में आपके मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको कंप्लीट करा बताया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ताकि आपको वहाँ भी एक दिशा मिले। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, जीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, कितना डीप पूछ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग तो क्या होता है कि हमें पता होता है कि कितना जा सकता है और हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जीएस इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़्यादा नंबर भी कम जीएस में ही होते हैं। इसलिए मैं जीएस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि साइंस में वो कहाँ तक जा रहा है, करंट अफेयर्स वो किस लेवल का दे रहा है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना। और मैं अभी आपकी बहुत जल्दी इसमें 27 तारीख की तीसरी शिफ्ट भी ले आऊँगा, और फिर हम रेगुलर 28 तारीख से जो भी जैसे जैसे इसके एग्जाम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ओके, थैंक यू अभी के लिए। बाकी जैसा भी इसमें आएगा, और जब भी कोई कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे दे दें, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।